चलो सरदार को कहकर मैं वहाँ से दूर हटता चला गया। गाड़ी से 60-70 गज दूर आकर मैंने एक गोली गाड़ी के ऑयल टैंक पर फायर कर दी। अगर ये पेट्रोल वाली गाड़ी होती तो मुझे लकड़ियाँ इकट्ठा करने की तगदो न करनी पड़ती। ये डीजल वाली गाड़ी थी और डीजल को आग पकड़ने के लिए आग चाहिए होती है। डीजल टैंक में सुराख हुआ और डीजल सीधा जलती हुई लकड़ियों पर गिरा। आग के शोलों ने बुलंद होकर टैंकी को अपनी लपेट में ले लिया था। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हम वहाँ से दूर हटते गए। हम चंद कदम ही ले पाए होंगे कि एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, जो ऑयल टैंक के फटने का था। नाले तक जाते वक्फे से टायर फटने के धमाके भी सुनाई देते रहे। हमने तेज़ रफ्तारी से चलते हुए नाला अबूर किया और फिर मगरिब ही की सिमत बढ़ते रहे। शाम का मलगजा सा अंधेरा फैल रहा था। नाले से ऊपर चढ़ाई काफ़ी सख्त थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो चढ़ाई चढ़कर हम सड़क पर पहुँचे। उसके बाद भी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद हम दाएं हाथ मौजूद नाले में उतर गए। वो नाला मगरबी पहाड़ों की तरफ से आ रहा था, लेकिन आगे जाकर यह शुमाल की सिमत मुड़कर अलाम खेल की तरफ जा निकलता और वहाँ से उस नाले में शामिल होता जिस नाले को हम अबूर कर आ रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारा रुख मगरबी पहाड़ी की तरफ था। नाले में चढ़ाई निस्बतन आसान थी। पहाड़ी की जड़ में जाकर ये नाले एकदम ऊपर को उठ जाते हैं, वरना नीचे इनकी चढ़ाई करीबन गैर महसूस ही होती है। हम उस वक्त तक उसी नाले में चलते रहे जब तक कि चढ़ाई दुश्वार गुजार न हो गई। उसके बाद हम दाएं तरफ की हल्की ढलान सर करने लगे और फिर पहाड़ी के मुतवाज़ी होकर शुमाल की जानिब बढ़ते गए। सीधे रास्ते के बजाय यह दुश्वार गुजार रास्ता हमने इसलिए इख्तियार किया था ताकि अलाम खेल से कोई आदमी खास्ता गुल वगैरह का पता करने आए तो उसे रास्ते में हम न मिले। वो गाड़ी के ऑयल टैंक और टायरों के फटने की आवाज़ बआसानी अलाम खेल में सुनी गई होगी, लेकिन इस तरह के धमाके चूँकि यहाँ का रोज़मर्रा हैं, इसलिए कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। मुख्तलिफ कबाइल की लड़ाइयाँ, पाक आर्मी और दहशतगर्दों के टाकरे, दहशतगर्दों की आपस में फायरिंग, मुजाहिदीन का कुफ़ार से दो हाथ करना और ज़ाती दुश्मनी के बायस एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल आए रोज़ का मामूल है। इसके बावजूद कोई बईद नहीं था कि इन धमाकों को सुनकर कबील खान के आदमी अपने बंदों का पता करने के लिए उस तरफ रुख करते। सरदार ब्रीटा पिस्तौल को पाकर काफ़ी खुश था। इन तीनों की कलाशनकोफें भी हम साथ ही उठा लाए थे। कमांडर सईद पहले वाली कलाशनकोफों को पाकर काफ़ी खुश हुआ था। मैं चाहता था कम अज़ कम हम वहाँ सुबह शाम जो खाना खा रहे थे उसका मुआवजा ही दहशतगर्दों के हथियारों के साथ अदा हो जाता। हम गपशप करते इशा की नमाज के बाद कमांडर अब्दुल रशीद के घर पहुँच पाए थे। दोनों कमांडर अब्दुल हक के कमरे में बैठे किसी खास बातचीत में मसरूफ़ थे। कमरे का दरवाज़ा चूँकि खुला था इसलिए हम खटखटाने की जहमत से बच गए थे। आओ दोस्तों, आज तो सारा दिन ही गायब रहे हो। हमें देखते ही अब्दुल हक खुश दिली से मुस्कुराया। हाँ भैया, थोड़ा काम था। हम तीनों कलाशनकोफें चटाई पर रखते हुए उनसे मुसाफा करने लगे। अब्दुल हक ने कहा, शाम की नमाज से ज़रा पहले धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने जवाबन कहा, हाँ हमने भी सुनी थी। मेरा ख्याल है किसी ने खायस्ता गुल और उसके 2 मुहाफ़िज़ों को कत्ल करके उनकी गाड़ी को आग दी है। यकीनन आपने उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के फटने का धमाका सुना होगा। अब्दुल हक ने हमें मुखलिसाना मशवरे से नवाजते हुए कहा, दोस्त कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा कर रहे हो। एहतियात बहरहाल बहुत अच्छी होती है और जहाँ तक मेरे नाकिस इल्म और तजर्बे की बात है तो कबील खान नहायत चलाक, मकार और ख़तरनाक शख्स है और यह गालबन तीसरा चौथा नुकसान है जो उसे मुसलसल तुम लोगों की तरफ से पहुँच रहा है। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आपके मुखलिसाना मशवरों की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी अब्दुल हक भाई। बाकी फ़िलहाल तो हमने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। हमारे पास उनकी ये कलाशनकोफ़ें हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन आपको इन कलाशनकोफ़ों की हैयत तब्दील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया जवान। खामोश बैठा कमांडर अब्दुल रशीद खुशदिली से बोला, इसमें कोई शक नहीं कि ये हथियार हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। ये कहकर वो तीनों कलाशनकोफ़ों का जायज़ा लेने लगा। सरदार, अपना 30 बोर पिस्टल अब्दुल हक भाई को दे दो। सरदार ने सर हिलाते हुए 30 बोर पिस्तौल और उसकी फालतू गोलियां कमांडर अब्दुल हक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्दुल हक भाई, ये हमने वाना से ख़रीदा था। जज़ाकल्लाह। अब्दुल हक ने शुक्रगुजारी के कलमात के साथ पिस्तौल थाम लिया। मैंने कहा, अब्दुल हक भाई, एक छोटी सी दरख्वास्त थी। हुक्म करो भाई, अगर हमारे बस में हुआ तो इनकार नहीं करेंगे। शायद 1-2 दिनों तक हम अंगूर अड्डे का रुख करें। क्या वहाँ भी हमें मुजाहिदीन के लिए बनी हुई दाल रोटी खाने को मिल सकेगी? अब्दुल हक तफसील बताता हुआ बोला, अंगूर अड्डे में हमारा बहुत बड़ा तरबियती सेंटर मौजूद है, लेकिन मैं आपको वहाँ जाने के बजाय नसरुल्लाह खान खोजल खेल के घर जाने का मशवरा दूंगा। वो मेरा दोस्त बल्कि उस्ताद है। वो खुद भी तरबियती सेंटर जाता रहता है। बेहतर यही होगा कि आप ये दाल रोटी उसके बैठक में रहकर खाएं। बाकी अंगूर अड्डे से पहले खमरंग और रंगजई नाम की 2 आबादियाँ आती हैं। खमरंग में मौलवी अब्दुल्ला असगर और रगज़ई में कारी गुलाम मोहम्मद के घर आपको खुशामदीद कहा जाएगा। बस वहाँ ये कह देना काफ़ी होगा कि आप कमांडर अब्दुल रशीद और अब्दुल हक के मेहमान हैं। बाकी तस्दीक वगैरह वो खुद करते रहेंगे।
میں شکر گزاری کے گہرے احساس کے زیر اثر بولا، یقیناً آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے میرے دوست، پاکستان صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ملک ہے، بلکہ سچ کہوں تو اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ سب ہم اپنے ملک کی خاطر ہی تو کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان رہتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ بظاہر تو ہم احسان کر رہے ہیں، مگر ہم سے کئی گنا زیادہ آپ لوگ ہمارے کام آ رہے ہو۔ 9 عدد کلاشنکوفوں کی کافی زیادہ قیمت بنتی ہے، اور ایک کلاشنکوف بیچ کر ہی آپ لوگ 5-6 ماہ تک ایسی دال روٹی سے مستفید ہو سکتے ہو۔ صرف دال روٹی نہیں ہے عبدالحق بھائی، چار دیواری کا تحفظ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ اچھا کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے خوبصورتی سے موضوع تبدیل کیا۔ یہ جو میں صبح سے دال کی تعریف پر تعریف کیے جا رہا ہوں، اس سے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا۔ بھائی جان، بھوکا آدمی ہی دال کی اتنی تعریف کر سکتا ہے۔ میری بات پر وہ دونوں کینکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ سردار کے ہونٹ بھی مسکرانے کے انداز میں کھل گئے۔ عبدالحق نے فوراً ایک آدمی کو بلا کر ہمارے لیے کھانا لانے کا حکم دیا۔ سردار نے پوچھا، ویسے آپ نے ہمیں تربیتی سینٹر جانے سے کیوں منع کر دیا؟ عبدالحق نے جواب دیا، کیونکہ وہاں مجاہدین ہر وقت تربیت میں شروع رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کا تربیت میں حصہ نہ لینا کافی سوالات کو جنم دے گا۔ ہر کسی کے سامنے شاید آپ وضاحت نہ کر سکیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ البتہ یہ صرف میرا اپنا خیال ہے۔ اگر آپ کی خواہش تربیتی سینٹر جانے کی ہے تو وہاں بھی آپ کو رہائش اور کھانا پینا ضرور ملے گا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، ہمارے لیے نصر اللہ صاحب کی بیٹھک ہی مناسب رہے گی۔ اسی وقت کھانے کے برتنوں کے ساتھ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ کھانا کھا کر ہم خوشبودار قہوے سے لطف اندوز ہوئے اور دونوں کمانڈروں سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان تینوں کی لاشیں اسی رات دریافت کر لی گئی۔ تینوں کا آبائی علاقہ بھی علام خیل ہی تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ ہم نے بڑے اہتمام سے ان کے جنازے میں شرکت کی، لیکن قبیل خان کا دیدار نہ ہو سکا۔ خائستہ گل کے بقول وہ ایک خود غرض اور مطلب پرست شخص ہی نکلا تھا۔ اپنے سالے کے جنازے میں شرکت نہ کر کے اس نے خائستہ گل کی اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، ورنہ انگور اڈے سے وہاں تک گاڑی میں کتنا کچھ وقت لگنا تھا۔ اور پھر اسی روز مجاہدین کی ایک گاڑی انگور اڈے جا رہی تھی۔ ہم عبدالحق سے اجازت لے کر اسی گاڑی میں انگور اڈے روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم نے سوچا تھا شاید قبیل خان اپنے سالے کی موت پر وہاں آ جائے، لیکن اسے کوئی زیادہ ہی خوبصورت مصروفیت ملی ہوئی تھی کہ اس نے علام خیل آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔